बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। बेटा, आज जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो मैं रिवीजन करने वाला हूँ। आपको पता है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर हमने पूरा कर लिया, ठीक है, वो हम अच्छे से कर चुके हैं। तो आज मैं आपके साथ रिवीजन करूँगा। रिवीजन को दो लेक्चर्स में डालेंगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँ। और एक रिवीजन आ जाएगा आपको, एक रिवीजन आपको आएगा जी मंडे को, और मंगलवार से, मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये शुरू करें। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट? बिल्कुल जी, स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि उसके बाद डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जिंक नहीं है क्योंकि जिंक के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं, 3D भी फिल्ड है, 4s भी फिल्ड है। ठीक है, सो ट्रांजिशन में एलिमेंट होने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हो कि करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होती जाती है जब हम स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो बेटा जो किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी याद होगा आपको, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एटम का साइज़ छोटा होता जाता है, और एटम का साइज़ छोटा होने से क्या हो जाता है बेटा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और टफ हो जाता है। इस करके जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, कॉपर टू स्कैंडियम टू कॉपर, रिएक्टिविटी घट जाती है। नेक्स्ट, द सेकेंड एंड थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट रिजेंबल ईच अदर मच देन द रिजेंबल द फर्स्ट रो। ये बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है। आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सेकंड और थर्ड रो आती है, एक में 4f ऑर्बिटल भरता है और एक में 5f ऑर्बिटल भरता है। जिसमें 4f ऑर्बिटल भरता है वो है जी हमारी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जिसमें 5f ऑर्बिटल भरता है वो है हमारी एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, सो इनके करके इन कंट्रैक्शंस के करके आप नोटिस करोगे, क्योंकि 4f की जो शेप है और जो डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डिफ्यूज्ड होती है, तो ज़्यादा चेंज नहीं होता शेप में। तो फाइनली जितने ऑर्बिटल आपको दिखते हैं, वो जितने भी एलिमेंट आपको दिखते हैं वो सेम साइज़ के दिखते हैं। अब आपके पास 3D सीरीज़ हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा 3D सीरीज़ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? 100 पे किया बाबा, 100 पे किया। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? तो वो है जी मैंगनीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम मैंगनीज पे पहुंच जाएं तो आपको पता है वो 3d5 4s2 है, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन 3D शेयर कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4s लूज़ कर सकता है, टोटल 7। तो ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। फिर क्रोमियम हार्ड मेटल है जबकि मरकरी लिक्विड है, ऐसा क्यों? क्रोमियम हार्ड मेटल इसलिए बेटा क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि क्रोमियम में मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनते हैं, इस करके वो हार्ड मेटल है। और मरकरी लिक्विड की तरह एग्जिस्ट क्यों करती है? मरकरी लिक्विड की तरह इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि बेटा मरकरी जो है ना, उसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है, वो 5d10 6s2 होती है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही कंप्लीट होगी, ना तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकती है, ना वो डोनेट कर सकती है, तो यानी वो मेटालिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएगी। तो जब इस मेटल ने कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगी, जब मेटल ने बॉन्ड ही नहीं बनाना तो लिक्विड स्टेट में ही मिलेगी आपको। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम की हमेशा कम होती है जिंक से, ऐसा क्यों? सिंपल बेटा, जो क्रोमियम है वो आपकी पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, जबकि जिंक में आपका फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। +1 से आप सीखते आए हो कि पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया
कि ट्रांजिशन मेटल्स की हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन की होती है। मतलब अगर ट्रांजिशन मेटल्स को हम लोगों ने एटम्स में कन्वर्ट करना तो वो इतना इजीली हम उनको कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते, इतना टफ क्यों होता है उनको कन्वर्ट करना? रीज़न क्योंकि इनमें बनते हैं जी मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड बनते हैं जिसके कारण इनको हम एटम में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अगर आपको इनको एटम में कन्वर्ट करना है आपको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाती है। क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाती है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सरफेस एरिया बड़ा होता है, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इनके क्रिस्टल लैटिस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिनके अंदर छोटी छोटी नॉन मेटल आसानी से आके रह सकती हैं, इस करके इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाती हैं। स्कैंडियम कलर्ड आयन क्यों बनाती है जी? ठीक है, जबकि स्कैंडियम कोई कलर्ड आयन नहीं बनाती, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखो जी, स्कैंडियम F21 3D1 4s2 3D1 4s2 है ये। अब आप मेरी बात सुनो, 3D1 4s2 का चक्कर ये है कि इसके पास अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो कलर होना चाहिए, पर नहीं। जब स्कैंडियम अपनी कैटायनिक स्टेट में चेंज होती है, जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जाती है, जब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये +3 में जाती है। +3 में रहना ज़्यादा पसंद करती है, तो कि +3 में रहना पसंद करती है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन ही निकल गए। 4s से 2 निकल गए, 3d से 1 निकल गए, पीछे कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो फाइनली स्कैंडियम कलरलेस होती है। फिर आ गया बेटा आपके लिए द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक वेयर हाईएस्ट ऑक्साइड इज यूजुअली एसिड। ठीक है, क्योंकि बेटा द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो बनते हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट से बनते हैं। ठीक है, और ये पानी में भी घुल जाते हैं, क्योंकि जो लो ऑक्सीडेशन वाले हैं पानी में घुल जाते हैं, इस करके ये होते हैं हमारे बेसिक। और जबकि जो हायर ऑक्सीडेशन वाले हैं वो उनके बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते, सो दे गेट हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर टू फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन। तो जब भी ये हायर ऑक्सीडेशन वाले ऑक्साइड आप डालोगे मेटल के वाटर में, वो बनाएंगे एसिडिक सोल्यूशन। जब भी लोअर ऑक्सीडेशन वाले डालोगे तो वो बनाएंगे बेसिक सोल्यूशन। फिर आ गया ट्रांजिशन मेटल समटाइम एग्जिबिट वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट एज +1 to 0। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि कभी कभी ट्रांजिशन मेटल के साथ अटैच होने के लिए ना स्पेशल लाइगेंड आ जाते हैं जिनको हम कार्बोनाइल्स बोलते हैं, CO। इनके पास खाली ऑर्बिटल भी होते हैं। अगर ये अपने ऑर्बिटल मेटल, आपको पता ही है कि मेटल के खाली d ऑर्बिटल में लाइगेंड आके अपने इलेक्ट्रॉन देता है। अगर तो लाइगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल के d ऑर्बिटल में, उसी समय मेटल का d ऑर्बिटल भी अगर इलेक्ट्रॉन देता है, अब ओवर हो अलाउ दे। चलो, अब अगर मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो अगर उसी समय लाइगेंड भी, यानी टोटल एक्सचेंज, याद है मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन मेटल ही कार्बोनाइल क्यों बनाते हैं, मेटल और लाइगेंड में बॉन्ड क्यों बनता है, CO के साथ सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मेटल के पास पावर है अपने खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करने की, तो इसी तरह बेटा ये जो CO लाइगेंड होता है ना कार्बोनाइल, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर रखता है। ये आपको दिखाएं। सो आइए आपको दिखाएं। सपोज हमारे पास निकल है और निकल में हमने कितने कार्बोनाइल लगाने हैं? 4। सो निकल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो निकल है जी हमारा 28। आइए इसके हम ऑर्बिटल बनाते हैं। तो 3d 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4s2। इसके इलेक्ट्रॉन बनाइए। 4s के इलेक्ट्रॉन बनाइए। सो ये कंडीशन है। इसी तरह बेटा जो हमारे पास CO लाइगेंड होता है ना, इसके पास भी ऑर्बिटल्स होते हैं। सपोज इसके पास खाली ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब अगर आप नोटिस करो
कि यहाँ पे एम्प्टी प्लेसेस के लिए अगर हम नोटिस करें, अगर हम कार्बोनाइल को नोट करें, ये हाई फील्ड लाइगेंड है, सीखोगे अगले चैप्टर में आप। तो जब भी हाई फील्ड लाइगेंड आता है इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, और जब भी लो फील्ड आता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होते। सो यहाँ पे सपोज अगर हमारे पास हाई फील्ड आ गया CO, तो यहाँ पे 3D8 कैसे नज़र आएगा, आइए दिखाएं आपको। ये देखो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, खाली ऑर्बिटल बच गया। तो ये CO ना इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब हमारे पास 4s बचा, 4s में तो और इलेक्ट्रॉन है ही है। अब CO के खाली ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देख रहे हो कैसे मेटल को पहले लाइगेंड दे रहा है इलेक्ट्रॉन खाली ऑर्बिटल में, उसी तरह मेटल से भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं इसके खाली ऑर्बिटल में। तो इसको बोलते हैं डी पाई बॉन्डिंग। डी पाई बॉन्डिंग होने के कारण जो निकल कार्बोनाइल में हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने की नीड नहीं पड़ती। इसीलिए जब भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल लो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, तो वो इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होते। एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, दूसरा जो उनके एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है लाइगेंड के खाली डी ऑर्बिटल में भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो प्रॉब्लम आई नहीं, इसी करके वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमेशा +1 या 0 मिलेगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको बहुत ढेर सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं। अब आगे देखिए, हो गया देखने बाबा हाथ लगा के। जिरकोनियम और हैफनियम के की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं? जिरकोनियम और हैफनियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इसलिए होती हैं बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, इस करके उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, उनके साइज सेम हो जाते हैं। जिससे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने से क्या हो जाएगा, आप उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे। फिर स्कैंडियम के जो आयन है वो कलरलेस क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जिरकोनियम और हैफनियम का साइज एकदम क्लोज क्यों है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। जिंक, कैडमियम और मरकरी को कंसिडर ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं मानते, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होती है। मैं मतलब आज ना आपको सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन आपने खुद करना है। फिर है जी, वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डू नॉट वेरी मच विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी में इतना चेंज क्यों नहीं होता, उसका रीज़न ये है कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी डिफ्यूज शेप होती है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किससे मैच होने लग जाती है, S से। सो अगर इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो भी रहा है तो भी वहाँ पर उसको मास्क करने वाला जो डी ऑर्बिटल है वो वीक शील्डिंग शो करता है। इसी करके जो एटॉमिक साइज है वो काइंड ऑफ थोड़ा सेम सा रहता है। इसीलिए जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेम ही रहती है। नहीं तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है, लेफ़्ट टू राइट जाए तो बढ़ती है, पर इन केसेस में ट्रांजिशन में वो सेम सी रहती है। फिर उसके बाद इस डाटा को माइंड में रखते हुए आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकल और प्लैटिनम में कौन कौन सी है। निकल में आपको मिलेगी जी +2 मोस्ट कॉमन मिलेगी और प्लैटिनम मिलेगी +4। अच्छा, आप मेटल का नाम बताओ निकल और प्लैटिनम में से जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी बनाएगा, वो आपको बता ही दिया, प्लैटिनम। फिर उसके बाद जिरकोनियम और हैफनियम का साइज क्यों हो गया, प्रॉपर्टी सेम की होगी। उसके पीछे भी एक ही रीज़न है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। जिंक सॉल्ट वाइट क्यों है, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपर सॉल्ट ब्लू क्यों है, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर आप कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हो तो आपको कॉपर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना पड़ेगा। जब आप कॉपर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाओगे, कॉपर होती क्या, 3D10 4s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 3D9 हो गया। 3D9 होने से क्या हो गया, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, कलर प्रोड्यूस करेगा। जिंक में आइए, जिंक को 2+ में लेके जाओ, जिंक होता है 3D10 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर भी आपके पास 3D पूरा खाली बचेगा। 3D खाली बच रहा है,
सॉरी खाली नहीं, पूरा भरा हुआ है, 3D10 फुली फिल्ड है जिंक में। इस करके चाहे तो आप उसको पहले देख लो तो भी वो वाइट कलर देगी, अगर उसको आप +2 में लेके जाओगे तो भी वो वाइट कलर देगी, क्योंकि 4s के ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, 3D10 तो फुली फिल्ड रहेगा ही रहेगा। फिर आपको बेटा एग्जांपल देनी थी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की और एसिडिक ऑक्साइड की, मैंने आपको करवाया हुआ, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज़ में कैसे वेरी करता है मैंने आपको बताया हुआ, ये भी कि जैसे जैसे मेटालिक बॉन्ड अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने मेटालिक बॉन्ड बनेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो सबसे पहले जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी मेटालिक बॉन्ड बढ़ रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो मैंगनीज तक आपको बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट बनेगा। फिर उसके बाद जब आप मैंगनीज से आ जाओगे जिंक की तरफ, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो रहा है, ठीक है, यानी मैंगनीज में 3D5 है, फिर 3D6 जब होना शुरू हुआ, 3D7 हुआ, 3D8 हुआ, आगे आगे आप जा रहे हो। सो बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कम होने लग गए, सो जैसे ही वो कम होंगे वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, जिसके करके क्या हो जाएगा, जिसके करके उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा। तो बिल्कुल जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑर्डर मिलता है ना, पहले बढ़ती है फिर घटती है, यानी स्टार्ट बढ़नी बढ़ती बढ़ती कहाँ मैक्सिमम हो जाती है मैंगनीज में, फिर मैंगनीज के बाद मिनिमम हो जाती है जिंक में, सेम ऑर्डर आपको मेल्टिंग पॉइंट में भी देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है जी एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स इन 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज। सो यहाँ पे जी लेंथनेड कंट्रैक्शन होती है, जिसके करके आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट, आपको आयनिक स्पीशीज दी हुई है, स्कैंडियम 3+, सीरियम 4+, यूटिटियम +2, इनके एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख के आप बता सकते हो कि इनमें सबसे ज़्यादा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, क्योंकि सीरियम के पास टेंडेंसी है 4+ से 3+ में जाने की, इस करके वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर उसके बाद इनमें कौन कौन सी, कॉपर का हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या, आयरन का होगा, जिसमें जितने ज़्यादा अनपेड उतना उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। आयरन में 6 हैं, यानी हमारे पास हो गए स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आयरन में अगर आप बात करोगे तो हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। कॉपर में तो है ही 10, पूरे फील्ड है ही नहीं, तो जितने अनपेड उतनी होती है ना मेल्टिंग पावर, क्योंकि उसमें उतने वो बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कॉपर के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड बना सकता है। इस करके कॉपर जो होगा उसका आयरन 3D6 है और आयरन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 3D10 है, इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया जितना ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना मेटालिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बनाने की पावर बढ़ेगी ना। तो क्योंकि जो आयरन है उसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो 4 कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, इस करके उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कॉपर के पास तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मेटालिक बॉन्ड नहीं बन पाएगा। हाँ जी, सो आप डिफरेंस पता चल गया कि आयरन और कॉपर में से कौन मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, आयरन का। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, कॉपर के पास नहीं है। सिंपल फंडा याद रखो, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर है कोबाल्ट 2+ और निकल 2+ में से मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी कम होगी, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब आप जरा चेक करो, कोबाल्ट 2+ के पास है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, निकल 2+ के पास है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो निकल 2+ का मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगा। फिर जी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की मोर स्टेबल क्यों है +3 से, रीज़न क्योंकि जब मैग्नीज +2 में चला जाता है तो बेटा वो हाफ फिल्ड 3D5 ऑर्बिटल बना लेता है, और अगर वो +3 में जाता है तो उसकी 3D5 वाली 3D5 वाली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से अनस्टेबल हो रही है। तो इस करके वो पहले इलेक्ट्रॉन तो इजीली दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, क्योंकि 3D5 4s2 होता है ना, ये देखो मैंगनीज ये होता है 3D5 4s2।
अब जरा इसके इलेक्ट्रॉन बना लो ऑर्बिटल। अब अगर तो आप इसको +2 में लेके जाओगे, सीधा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये बन जाएगी 3d5 4s0। तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि लूज करते ही ये अनस्टेबल एक स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। अब अगर आप इसको +3 में लेके जाओगे तो ये बन जाएगी 3d4। फिर से ये अनस्टेबल होगी, तो क्योंकि +2 से +3 में जब ये जाती है तो ये अनस्टेबल हो जाती है, इस करके +3 से ज़्यादा वो बेटर महसूस करता है 3d5 में रहने। सो ये हमारा बेटा फाइनली और उसके आज का हमारा लेक्चर था। मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन समझा दिए, तो इसी तरह 1-2 दिन में रिवीजन भेजूंगा ताकि आप मेरे साथ रिवीजन कर लो इससे पहले कि हम नया चैप्टर शुरू करें। सो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।